बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और भरपूर मौज मस्तियों में होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए, इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कहाँ से हासिल कर सकते हैं। व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपसे एक चीज़ मांगूंगा, वो है आपकी तवज्जो आप हमें दीजिए और वीडियो को समझाने की गारंटी हम आपको देते हैं। वीडियो के एंड में ना आपको ये कॉन्सेप्ट ना सिर्फ क्लियर होगा, बल्कि ये कॉन्सेप्ट हम आपको याद करवा के जाएंगे। आपको इस पर ना रट्टा लगाने की ज़रूरत होगी, ना इसे याद करने की ज़रूरत होगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज का टॉपिक। देखिए, 1828 से पहले की बात है, जब फ्रेडरिक होलर ने यूरिया को लैब में प्रिपेयर नहीं किया था। यूरिया इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। जब फ्रेडरिक होलर ने यूरिया को प्रिपेयर नहीं किया था 1828 से पहले, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उन सब्सटेंसेस को कहते थे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स से हासिल होती थी। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उन सब्सटेंसेस को कहते थे जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होती थी। 1828 से पहले हमारे पास एक बर्ज़िलियस ने वाइटल फोर्स थ्योरी भी पेश की थी। इसमें वाइटल फोर्स थ्योरी में इसने ये कहा था, 1828 से पहले की बात कर रहा हूँ सही है। 1828 में फ्रेडरिक होलर ने फिर यूरिया को प्रिपेयर किया और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन बदल गई। फ्रेडरिक होलर जो बर्ज़िलियस थे, उसने ये वाला कॉन्सेप्ट पेश किया था, वाइटल फोर्स थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट पेश किया था। उसने ये कहा था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ फोर्स होती है, एक अननोन मिस्टीरियस फोर्स है विद इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सिर्फ ही उसी फोर्स की वजह से, उस मिस्टीरियस फोर्स की वजह से सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही प्रिपेयर होंगी। ऑर्गेनिक कंपाउंड 1828 से पहले हम ये समझते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही प्रिपेयर होती हैं। फिर बाद में फ्रेडरिक होलर ने 1828 में जो है वो यूरिया को प्रिपेयर किया। यूरिया इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अमोनियम साइनेट से उसने यूरिया को प्रिपेयर किया और फिर बाद में और साइंसदानों ने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिंथेसाइज किए लेबोरेटरी में। हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डिफिनीशन बदल गई। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मेन सोर्स है वो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अभी भी हम मेनली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल करते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स से हासिल करते हैं। इस सब बहस करने का मतलब ये था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास प्लांट्स आते हैं और एनिमल्स आते हैं, सही है। अब प्लांट्स में हमारे पास प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, विटामिन्स और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जिस तरह फैट्स हो गए, ये हम हासिल करते हैं प्लांट्स के रूट्स से, सीड्स से, इनके तनों से, इनके स्टेम्स वगैरह से, इनके सीड्स से हम प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, विटामिन्स और फैट्स हासिल करते हैं। जबकि एनिमल्स में जो हम प्रोटीन्स वगैरह हो गए, प्रोटीन और फैट्स और ऑयल्स। देखिए, प्रोटीन हम मीट से हासिल कर सकते हैं, मटन से हासिल कर सकते हैं, चिकन से हासिल कर सकते हैं, फिश से हासिल कर सकते हैं। और फैट्स एंड ऑयल हम मिल्क से, चीज़ से, बटर से, हम एनिमल्स के चीज़, बटर एंड मिल्क से हम फैट्स एंड ऑयल्स वगैरह हासिल कर सकते हैं। ये जो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, विटामिन्स, ये जो है ये हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, ये जो अभी जिंदा हैं उससे हासिल कर सकते हैं। और जो डेड हो गए हैं, जो प्लांट्स एंड एनिमल्स डेड हो गए हैं ना, प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हमारे पास डेड हो गए हैं, जो मर गए हैं, ये कोई नेचुरल डिजास्टर की वजह भी हो सकती है और वजह भी हो सकती हैं, जिसकी वजह से जो प्लांट्स एंड एनिमल्स है ये डेड हो गए, मर गए और इनके ऊपर क्या कहते हैं, सॉइल आ गया, इनके ऊपर एक जमीन की एक सरफेस, एक सतह बन गई। अंडर द सरफेस ये प्लांट्स एंड एनिमल्स, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स रह गए। अब
सरफेस कोई नेचुरल डिजास्टर भी हो सकता है, जलजला भी हो सकता है, कोई वॉल्केनिक इरप्शन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से इनकी डेथ हो गई और ये एक जगह इकट्ठे होके इनके ऊपर ढेर सारी मिट्टी आ गई। सो ये मिट्टी के नीचे दब गए। सही है, ये डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स मिट्टी के नीचे दब गए विद इन मिलियन एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स। लाखों साल गुजरने के बाद ये सतह जमीन के नीचे दबे हुए थे अंडर हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, और इनमें केमिकल रिएक्शंस हुए जिसकी वजह से हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स में ये हमारे पास कन्वर्ट हो गए। समझाता हूं, इसे आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि फॉसिल फ्यूल्स क्या हैं। फॉसिल फ्यूल में हमारे पास कोल आता है और पेट्रोलियम आता है। हमने ये पढ़ा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसका मेन सोर्स है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो प्लांट्स एंड एनिमल्स जिंदा हैं उससे हम प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, विटामिन्स, फैट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड ऑयल्स हासिल कर सकते हैं। और वो जो नेचुरल डिजास्टर की वजह से मर गए, उनकी सतह, उनके ऊपर जो है सॉइल की एक तह चढ़ गई, जो पानी के नीचे या ज़मीन के नीचे दब गए, तो वो प्लांट्स एंड एनिमल्स हमारे पास फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो गए, कोल और पेट्रोलियम जैसे फॉसिल फ्यूल्स में। अब आते हैं इसके स्पेसिफिक सोर्सेस पर। कोल हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक सोर्स है। अब कोल क्या चीज़ है, कोल किस तरह बनता है, इसकी तरफ आते हैं। देखिए, कोल जो हमारे पास होता है, इट इज़ अ ब्राउन ब्लैक सॉलिड। कोल हमारे पास एक ब्राउन ब्लैक सॉलिड होता है और ये माना जाता है कि ये कोल प्रोड्यूस होता है प्लांट्स से। प्लांट्स से किस तरह समझाता हूं, देखिए, हमारे पास किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से प्लांट्स ज़मीन के नीचे दब गए और इन पर हमारे पास क्या आ गई, इन पर हमारे पास एक सोइल की लेयर आ गई। ये सरफेस के नीचे दब गए। सरफेस के नीचे दबने के बाद ये जो है लाखों साल अंडर द सरफेस रहे, ये मिलियन ऑफ ईयर्स जो है ये सरफेस के नीचे रहे। इनके दरमियान जो है ये अंडर द सरफेस रहे, लाखों साल ये अंडर द सरफेस रहे एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से ये अंडर द सरफेस रहे लाखों साल। इनमें केमिकल रिएक्शंस हुए, इनमें केमिकल रिएक्शंस हुए। इन वुड्स में केमिकल रिएक्शंस हुए और वुड हमारे पास जो है वो पीट में कन्वर्ट हो गया। वुड हमारे पास पीट में कन्वर्ट हो गया। अब यही पीट फिर और इसमें हमारे पास हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से फिर ये पीट डिफरेंट स्टेजेस में कन्वर्ट होते होते आखिर में कोल बन गया। हमने क्या पढ़ा कि कोल हमारे पास एक ब्राउन ब्लैक सॉलिड है। ये माना जाता है कि ये प्लांट्स से प्रिपेयर होता है। ये प्लांट्स किसी नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से, कोई भी वजह हो सकती है, अंडर द सरफेस आ गए। तो वुड्स में हमारे पास, वुड पर, इन दरख्तों पर, इन प्लांट्स पर के ऊपर सॉइल की एक लेयर चढ़ गई और ये लाखों साल उस ज़मीन के नीचे दबे रहे एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। इनमें हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर इनमें केमिकल रिएक्शंस हुए, वुड हमारे पास पीट में कन्वर्ट हो गया। सही है, फिर मज़ीद टाइम गुजरने के साथ, मज़ीद टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ते रह जाने के साथ ये पीट जो है हमारे पास कोल में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, अब कोल किस तरह हमारे पास एक सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो कोल की जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं, ये कोल है हमारे पास, इस कोल की जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं, कोल की जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो ये कोल हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हम किस तरह करेंगे? कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हम इस तरह करेंगे कि कोल को हम हीट देंगे विदाउट प्रेजेंस ऑफ
कोल को हम हीट करेंगे विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर के प्रेजेंस के बगैर, एयर में इसे हम एयर में हीट नहीं करेंगे, एयर के बगैर इसे हम हीट करेंगे, हवा और ऑक्सीजन के बगैर इसे हम हीट करेंगे, तो ये कोल हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा कोल गैस में, कोक में, कोल टार में, अमोनिया के लिक्विड में। जो यही कोल है, ये हीट करने के बाद ये कोल हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा कोल गैस में, कोक में, कोल टार में, अमोनियकल लिक्विड। बेसिकली अमोनिया में जब हम पानी में डाल लेते हैं तो हमारे पास अमोनियकल लिक्विड बन जाता है, अमोनियकल लिक्विड। सो अमोनियकल लिक्विड हमारे पास ये क्या है, ये हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और ये हमने हासिल की कोल से। हमने सबसे कोल की फॉर्मेशन पढ़ी कि कोल किस तरह बनता है, फिर कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की, हीट हमने इसे दिया विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर के बगैर हमने इसे हीट दिया, तो हमारे पास कोल गैस, कोल और कोल टार और अमोनिया के लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। एंड दीज आर द सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अच्छा, अब आते हैं पेट्रोलियम की तरफ। पेट्रोलियम, ये जो हम डीजल, पेट्रोल वगैरह यूज करते हैं ना, पेट्रोलियम कोल तो हमारे पास प्लांट से हासिल होता है, लेकिन जो पेट्रोलियम है इट इज मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। ये बेसिकली हमारे पास एनिमल से हासिल होता है। ये जो है एक डार्क ब्राउन लिक्विड होता है, इट इज अ डार्क ब्राउन इन कलर। हम कह सकते हैं कि इट इज डार्क ब्राउन, और इसकी जो स्मेल होती है वो अनप्लीजेंट होती है। सॉरी, ये मार्कर ने काम करना छोड़ दिया, इस ग्रीन पे लिख लेते हैं। इसकी स्मेल अनप्लीजेंट होती है। इट इज अ डार्क ब्राउन, इट इज अ डार्क ब्राउन इन कलर एंड इट हैज अनप्लीजेंट स्मेल। अच्छा, देखिए जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम हमारे पास लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। लैटिन वर्ड, दो लैटिन वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। पेट्रा मीन्स रॉक एंड ओलियम मीन्स ऑयल। पेट्रा का मतलब है रॉक एंड ओलियम हमारे पास ऑयल को कहते हैं। सो रॉक ऑयल, इसका मतलब यह है कि रॉक ऑयल। देखिए, पेट्रोलियम को हम जो है वो लिक्विड गोल्ड भी कहते हैं, इसको हम पेट्रोलियम को क्रूड ऑयल भी कहते हैं, क्रूड लिक्विड, मिनरल लिक्विड, और जो है क्या कहते हैं, गोल्ड लिक्विड भी हम इसे कहते हैं। क्रूड ऑयल या क्रूड लिक्विड, क्रूड ऑयल, मिनरल ऑयल या मिनरल लिक्विड, और इसे हम गोल्ड लिक्विड या लिक्विड गोल्ड भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे पास मॉडर्न डेज में काफ़ी अहम किरदार अदा करते हैं। पेट्रोल हम गाड़ियों वगैरह में यूज़ करते हैं। ये हमारे पास न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, जंगों में, मुल्क की डेवलपमेंट में पेट्रोल, गैस वगैरह काफ़ी अहम किरदार अदा करते हैं। सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड अ लिक्विड गोल्ड। सही है, क्रूड ऑयल, मिनरल ऑयल, या हम इसे लिक्विड गोल्ड भी कह सकते हैं। अच्छा, ये जो पेट्रोल होता है इट इज़ बेसिकली अ मिक्सचर। ये पेट्रोल जो होता है, जिस तरह प्लांट्स ज़मीन के नीचे दब जाते हैं और हमारे पास कोल बन जाता है ना, तो इसी तरह एनिमल्स वगैरह ज़मीन के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ज़मीन के नीचे दब जाते हैं और हमारे पास ये ज़मीन के नीचे रहते हैं। ये हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर इनमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो एनिमल्स वगैरह हैं ये पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखिए, ये जो पेट्रोलियम है ये हमारे पास मिक्सचर होता है। मिक्सचर, अभी पेट्रोलियम की कंपोजिशन क्या होती है, तो दिस पेट्रोलियम इज अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस हाइड्रोकार्बन्स। और इसके साथ साथ हमारे पास इसमें वाटर प्रेजेंट होता है और मिनरल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। इसमें हमारे पास अर्थ पार्टिकल्स
प्रेजेंट होते हैं। तो ये पेट्रोलियम इन सब चीज़ों का मिक्सचर होता है। बाद में जब हम इसकी रिफाइनिंग करते हैं तो इसकी रिफाइनिंग से हमारे पास फिर जो मॉडर्न जो साफ़ पेट्रोल्स हैं, इसे रिफाइनिंग मतलब जब हम इसे साफ़ करते हैं तो फिर इससे हम डीजल, पेट्रोल और नेचुरल गैस वगैरह हासिल कर सकते हैं। इस स्टेट में ये हमारे पास जो है अल्केन्स मतलब लार्ज एंड स्मॉल चेन अल्केन्स पर मुश्तमिल होता है, साइक्लो अल्केन्स पर। इनमें एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड एरोमेटिक रिंग्स भी होते हैं। ये जब रिफाइन नहीं हुआ होता इस स्टेट में, इसमें हमारे पास अल्केन्स, साइक्लो अल्केन्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। बाद में जब हम इसको रिफाइन करते हैं तो इसके रिफाइनिंग के बाद जब इसको हम रिफाइन करते हैं तो ये हमारे पास ऑयल जो फ्यूल है, हमारे पास जो फ्यूल हम गाड़ियों में यूज़ करते हैं उसमें इस्तेमाल होता है। डीजल वगैरह हम इससे हासिल कर सकते हैं। इससे हम सिंथेटिक रबर हासिल कर सकते हैं, एक्सप्लोसिव मटेरियल बना सकते हैं, प्लास्टिक बना सकते हैं। रिफाइनिंग के बाद ये इस स्टेट में होता है। जब इस स्टेट को हम साफ़ करते हैं, रिफाइन करते हैं तो हमारे पास जो ऑयल वगैरह, डीजल वगैरह जो फ्यूल हमारे पास यूज़ होता है तो वो हासिल होता है हमारे पास। साथ ही साथ हमारे पास जो है वो सिंथेटिक रबर भी हम इससे प्रिपेयर कर सकते हैं। एक्सप्लोसिव मटेरियल्स भी हम इससे प्रिपेयर कर सकते हैं। इससे हम प्लास्टिक्स वगैरह भी प्रिपेयर कर सकते हैं। सो पेट्रोलियम हमारे पास काफ़ी अहम होता है और ये जो रिफाइन जो मतलब रफ स्टेट में ये हमारे पास इस स्टेज में प्रेजेंट होता है और ये कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। जब इसे हम रिफाइन करते हैं तो इससे हम यूज़फुल प्रोडक्ट्स हासिल कर लेते हैं। अब आते हैं जो थर्ड सोर्स है वो है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक सोर्स है। व्हाट इज अ नेचुरल गैस? नेचुरल गैस हमारे पास बेसिकली जो लो मॉलिक्यूलर मास है, जो लो मॉलिक्यूलर मास अल्केन्स है, इसका मिक्सचर होता है। We can say that low molecular mass gaseous hydrocarbons are natural gas। हम कह सकते हैं कि low molecular masses hydrocarbons जिस तरह अल्केन्स हो गए, मीथेन, प्रोपेन, ईथेन एंड इसमें ट्रेस अमाउंट ऑफ ब्यूटेन भी हो सकता है, etc। जो नेचुरल गैस होते हैं ये हमारे पास लो मॉलिक्यूलर मासेस अल्केन होते हैं। जो अल्केन अगर आप देख लेना, अल्केन सीरीज मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, जैसे ही हम बढ़ते चले जाते हैं तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास बढ़ता चला जाता है। जो नेचुरल गैस होते हैं दे आर लो मॉलिक्यूलर मासेस, मतलब ये सिरे के जो 3-4 कंपाउंड्स हैं ना, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन एंड ट्रेस अमाउंट ऑफ ब्यूटेन भी इसमें हो सकता है। ये जो सिरे के 2-3-4 कंपाउंड्स हैं ये हमारे पास नेचुरल गैस कहलाते हैं। ये हमारे पास नेचुरल गैस में आते हैं। देखिए जो नेचुरल गैस है इसमें 85 to 95% हमारे पास मीथेन प्रेजेंट होता है। नेचुरल गैस इज कंपोज्ड ऑफ 85 to 95% ऑफ मीथेन और इसको हम फ्यूल यूज करते हैं। ये जो नेचुरल गैस है इसे हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं अपने घरों में, होम्स में और इंडस्ट्रीज वगैरह में, इसे हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं। देखिए अगर आप
सीएनजी पंप को देख लें। सीएनजी हमारे पास क्या है? नेचुरल गैस है। आपके घर में जो चूल्हा जलाने के लिए जो गैस आती है वो क्या है? वो हमारे पास नेचुरल गैस है। अब ये नेचुरल गैस हमारे पास बिल्कुल लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस तरह प्लांट्स और एनिमल्स के सोर्सेस हैं, बिल्कुल नेचुरल गैस का भी वही सोर्स है। जो नेचुरल गैस है ये पेट्रोलियम के साथ भी पाया जाता है। पेट्रोलियम के ऊपर जो गैसेस होती हैं वो नेचुरल गैसेस होती हैं, और ये हमारे पास अलग भी पाया जा सकता है। लेकिन अगर नेचुरल गैस का सिंपल कॉन्सेप्ट आपने जहन में रखना है तो आप ये याद रख लो कि जो नेचुरल गैस हैं ये लो मॉलिक्यूलर मासेस अल्केन्स हैं। इनके मिक्सचर को हम नेचुरल गैस कहते हैं। नेचुरल गैस में हमारे पास मीथेन, ईथेन, प्रोपेन आता है, और स्मॉल अमाउंट में इसमें ट्रेस अमाउंट में ब्यूटेन भी प्रेजेंट हो सकता है। अच्छा, मीथेन की जो नेचुरल गैस ये 85 to 95% हमारे पास जो नेचुरल गैस है वो मीथेन, इसमें मीथेन होता है 85 to 95%। और ये नेचुरल गैस है, ये हमारे पास फ्यूल्स में एज ए फ्यूल हम यूज़ करते हैं। घरों में चूल्हा जलाने वगैरह के लिए, इंडस्ट्रीज़ में भी हम इसे एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं। जो सीएनजी पंप हैं, सीएनजी से हमारी गाड़ियाँ चलती हैं, वो भी हमारे पास नेचुरल गैस है। अब आते हैं, ये तो हमने सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वो सोर्सेज पढ़ लिए जो हम डेड लिविंग एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स से हासिल करते हैं। अब हम वो सोर्सेज पढ़ेंगे जो हम लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स से हासिल कर सकते हैं। सो अब आते हैं इसके प्लांट्स से हम कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल कर सकते हैं। तो प्लांट से हम प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, ऑयल्स, प्लांट से हम प्रोटीन्स हासिल करते हैं। प्रोटीन्स हम किस चीज़ से हासिल करते हैं? हम बीन्स से एंड पल्सेस से, दालों और लोबिया वगैरह से हम क्या करते हैं? प्रोटीन हासिल कर सकते हैं। प्रोटीन्स हम प्लांट से हासिल करते हैं जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हम कार्बोहाइड्रेट्स हासिल कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हम पोटैटो से, राइस से, व्हीट से और मेज से हासिल कर सकते हैं। हम कार्बोहाइड्रेट्स भी हासिल कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हम राइस चावल, पोटैटो मतलब आलू, राइस, पोटैटो, मेज, मकई और व्हीट, गंदम वगैरह से हम कार्बोहाइड्रेट्स हासिल कर सकते हैं। हम विटामिन्स हासिल कर सकते हैं एप्पल्स से, और हम जो ऑरेंजेस वगैरह हैं इससे हम विटामिन्स हासिल कर सकते हैं जो कि हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑयल्स भी हम हासिल कर सकते हैं, इससे फैट्स एंड ऑयल्स हम हासिल कर सकते हैं, जिस तरह सनफ्लावर ऑयल हो गया। सही है, सनफ्लावर ऑयल हो गया हमारे पास जो है वो ऑलिव ऑयल हो गया। हमारे पास और भी ऑयल्स इसमें आते हैं। हमारे पास जो है पाम ऑयल हो गया, पाम ऑयल। ये सब नेचुरल प्रोडक्ट्स क्या हैं? ये सब नेचुरल प्रोडक्ट्स हम प्लांट से हासिल करते हैं, और ये ज़्यादातर हमारे पास मेडिसिन्स वगैरह में यूज़ होती हैं। अच्छा, अब जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स से हम प्रोटीन हो गए। प्रोटीन हम जो है वो मटन से हासिल कर सकते हैं, मीट गोश्त मटन से हासिल कर सकते हैं। हम चिकन से हासिल कर सकते हैं, एग से हासिल कर सकते हैं। ये हम प्रोटीन इससे हासिल करते हैं। हम जो है फैट्स एंड ऑयल्स हम जो है वो मिल्क से हासिल कर सकते हैं, चीज़ से हासिल कर सकते हैं, बटर वगैरह से हासिल कर सकते हैं। हमने ये सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ लिए जो हम प्लांट से और एनिमल्स से हासिल करते हैं। देखिए, खुलासा करता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। जो सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो मेनली है लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमारे पास प्लांट्स आते हैं एंड एनिमल्स आते हैं। फिर प्लांट्स एंड एनिमल्स में डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स जो कि गुजर चुके हैं, और जो लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं।
सबसे पहले आते हैं डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स की तरफ। जो डेड प्लांट्स हैं, जो ज़मीन के नीचे दबे हुए पौधे हैं, वो हमारे पास कोयला उससे बनता है। कोयला की हम जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो हमारे पास कोल गैस, कोल टार, अमोनियम सल्फर बनता है। अच्छा, जो हमारे पास डेड एनिमल्स हैं, डेड एनिमल्स जो हैं हमारे पास, वो ज़मीन के नीचे दब गए और हमारे पास पेट्रोलियम वगैरह बनाने का ज़रिया बने। यही पेट्रोलियम जब बाद में हम रिफ़ाइन करते हैं तो हम गाड़ियों वगैरह में जो तेल यूज़ होता है उसमें हम यूज़ करते हैं, डीजल्स वगैरह में यूज़ करते हैं। इससे हम रबर्स वगैरह, प्लास्टिक्स वगैरह, एक्सप्लोसिव वगैरह बना सकते हैं। अच्छा, फिर नेचुरल गैस भी हमारे पास सेम ही प्लांट्स एंड एनिमल्स से हासिल होता है। अब इसका नेचुरल गैस इस तरह होता है कि या तो हमारे पास ये पेट्रोलियम के साथ भी होता है, पेट्रोलियम के साथ हमारे पास नेचुरल गैस होता है, सही है। इस तरह होता है कि हमारे पास जो नेचुरल गैस है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये हमारे पास बेसिकली ये नेचुरल गैस हमारे पास लो मोलिक्यूलर मास ऑर्गेनिक पाउंड्स है। जिस तरह मैंने आपको बताया ना अल्केन में मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो जिस तरह हम आगे चेन के आगे आते रहेंगे तो नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते रहेंगे और हमारे पास मॉलिक्यूलर मास बढ़ता रहेगा। अब जो नेचुरल गैसेस हैं ये हमारे पास लो मॉलिक्यूलर मास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। इसमें जो फर्स्ट 3 है ना, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये आते हैं। इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्यूटेन भी प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन इसका जो नेचुरल गैस है इसमें मेनली मीथेन प्रेजेंट होता है 85 to 95%। ये जो नेचुरल गैस है ये एज ए फ्यूल हमारे पास यूज़ होता है इंडस्ट्रीज़ में और होम्स में। सीएनजी पंप में भी यूज़ हो सकता है, ये फर्टिलाइजर्स में भी यूज़ हो सकता है, सही है। अच्छा, अब प्लांट्स, फिर हमने पढ़े सोर्सेज ऑफ प्लांट्स से हम ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल करते हैं और इसके सोर्सेज ये हैं। फिर हमने पढ़े एनिमल से हम ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल करते हैं और इसके सोर्सेज ये हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अभी भी समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ लें, हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, दिलों का ख्याल रखें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।